स्टेट बैंक ने अपने होम लोन की रेट्स को बढ़ा दी है फ्रॉम 6.7 टू 6.95. So this indicates that other lenders will follow suit, isn't it? देखिए दोस्तों, जब रेट्स बढ़ती है तो एग्जिस्टिंग बोरोवर्स और न्यू बोरोवर्स पे क्या असर पड़ेगा, आज हम इस वीडियो में देखेंगे. एंड गाइस, ट्रस्ट मी, अगर आप इस चीज़ को फैक्टर इन नहीं करेंगे ना अपने प्लानिंग में, इट कैन प्ले हैवॉक इन योर फाइनेंसेस. सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज. मैं आपका स्वागत करता हूं हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी में. शुरू करते हैं आज का वीडियो. न्यू बोरोवर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, एक ऐसी सिनेरियो जहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है ना, न्यू बोरोवर्स ध्यान से सुनिएगा. देखिए, अगर आप कार लोन और पर्सनल लोन ले रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, बिकॉज आप फिक्स्ड रेट पे ऑप्ट इन कर सकते हैं और आगे चलकर अगर रेट बढ़ भी जाए तो आपको वही फिक्स्ड रेट भरना है, बिकॉज आपने वो रेट पे ब्लॉक कर दिया है. नॉर्मली यही थंब रूल सभी लोग फॉलो करते हैं. बट जब होम लोन की बात आती है ना, होम लोन के बोरोवर्स इतने ज्यादा लकी नहीं होते. पूछो क्यों? बिकॉज आप जब भी बैंक को अप्रोच करते हैं ना फिक्स्ड रेट के लिए, तो वो आपसे कहेगा कि देखो, हमारा फिक्स्ड रेट बहुत महंगा है. राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में ना बैंक अपना फिक्स्ड रेट बढ़ा देता है, या तो वो आपको बहुत ही लिमिटेड टेन्योर के लिए वो ऑफर देगा. उदाहरण के तौर पर अगर आप LIC हाउसिंग फाइनेंस को अप्रोच करते हैं ना होम लोन के लिए, तो एक 50 लाख के होम लोन पे LIC हाउसिंग फाइनेंस आज फ्लोटिंग रेट चार्ज कर रहा है 6.9% पे, और उसका फिक्स्ड रेट है करीब करीब कुछ 10.05% पे, विच इज सुपर एक्सपेंसिव. तो इट मेक सेंस कि आप फ्लोटिंग रेट पे ही जाए. और अगर आप HDFC जैसे होम लोन को अप्रोच करते हैं ना, तो HDFC कहेगा कि 2 साल तक मैं आपको फ्लोटिंग रेट के बराबरी का रेट फिक्स्ड में दूंगा, on a certain premium. You will have to pay a premium for that, but after 2 years it would automatically convert into floating. So again, that would not make much sense. So यहाँ पर अगर हम देखें, न्यू बोरोवर्स के लिए ज़्यादा कोई ऑप्शन बचा नहीं, उनको फ्लोटिंग रेट को ही ऑप्ट इन करना पड़ेगा. तो यहाँ पर अभी खतरा क्या है? खतरा ये है कि आपका आगे चलकर EMI बढ़ जाएगा जैसे ही इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ता है. तो राइट, सो मतलब आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको अपनी कंटिजेंसी प्लानिंग बढ़ानी पड़ेगी. जो भी अपने कंटिजेंसी फंड रखा है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, या तो जो भी आप अभी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा, और वही जाके आप अपने एडिशनल EMI के कॉस्ट को मैनेज कर पाओगे. ऑलराइट, एग्जिस्टिंग बोरोवर्स को क्या करना चाहिए जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए? देखिए, बैंक आपको 3 ऑप्शन देता है. पहला, आप अपनी EMI बढ़ा दीजिए. दूसरा, आप अपनी टेन्योर को एक्सटेंड कर दीजिए. और तीसरा, आप एक अपफ्रंट लमसम पेमेंट कर दीजिए, जिसके बाद आप जो EMI भर रहे थे वही EMI बाकी के टेन्योर तक भर सकते हैं. तो यहां पर अगर हम देखें, जो टेन्योर एक्सटेंड करने की बात है ना, ये सारे बोरोवर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर बैंक पहले देखता है कि क्या आपका टेन्योर आपके ओरिजिनल टेन्योर को एक्सीड कर रहा है या नहीं. अगर कर रहा है ना, तो आपके लिए शायद वो ऑप्शन ओपन नहीं रहेगा. दूसरा, बैंक ये भी देखता है कि अगर आपकी जो रिटायरमेंट एज है, राइट, उस रिटायरमेंट एज को अगर ये टेन्योर एक्सीड कर रहा है ना, तो आपको शायद लोन एक्सटेंड करने का ऑप्शन बैंक नहीं दे. तो इस केस में जाहिर सी बात है, आपको अपनी EMI बढ़ानी पड़ेगी, या तो आपको एक अपफ्रंट लमसम पेमेंट करना पड़ेगा. राइट, सो एग्जिस्टिंग बोरोवर्स के लिए बात यहीं पे आके रुक जाती है कि उन्हें कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए. बिकॉज जब एक इंटरेस्ट रेट बैंक बढ़ा देता है एग्जिस्टिंग होम लोन पे, तो बैंक कुछ ऑप्शंस देता है. राइट, या तो वो आपको कहता है कि आप अपनी EMI की अमाउंट बढ़ाइए, या तो आप अपने लोन के टेन्योर को एक्सटेंड कीजिए. राइट, सो यहां पर दोस्तों मैं अभी आपको एक उदाहरण देने वाला हूं. मनोज ने 50 लाख के होम लोन के लिए अप्लाई किया था एट 7% ओके पर एनम, जिसके लिए मनोज को भरने के लिए आ रहा था 38,765. राइट, और कुछ महीने भरने के बाद होम लोन की रेट बढ़ जाती है टू 8%. अब जो 38,765 की EMI आ रही थी मनोज को, अब बैंक देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन देता है. पहला ऑप्शन देता है कि या तो आप अपनी EMI की अमाउंट बढ़ा दीजिए, या तो आप अपनी टेन्योर बढ़ा दीजिए. राइट, तो अगर वो EMI बढ़ाते हैं ना, तो 38,765 की EMI बन जाती है 41,822 रुपीज, जहां पर मतलब एक्स्ट्रा उनको 3,057 रुपीज अब भरना पड़ेगा. अब इस केस में मनोज अगर इन केस कंफर्टेबल नहीं है अपनी EMI को बढ़ाने के लिए, तो दूसरे ऑप्शन में अगर वो ऑप्ट करते हैं जहां पर उनको उनका टेन्योर एक्सटेंड करने का ऑप्शन
अगर वो ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो उनका 20 साल का लोन है ना वो बढ़कर हो जाता है 24.8 ईयर्स का, राइट। मतलब 56 मंथ्स अभी एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा मनोज को, राइट। तो मतलब अगर हम देखें जो इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट का जो कॉस्ट था मनोज का अब तक, हाँ 20 साल के हिसाब से अगर हम देखें, इट वॉज 50,37,280, बिकॉज नॉर्मली जितने का आप लोन लेते हो उतने का इंटरेस्ट भरना पड़ता है, इजंट इट। बट अभी क्योंकि मनोज ने अपनी लोन के टेन्योर को एक्सटेंड कर ली है तो उस केस में जहां पे 50,37,280 की इंटरेस्ट कॉस्ट आ रही थी ना, अब वो बढ़कर हो जाएगी 64,71,280। Yes, that means there is an additional cost of 14,34,333 rupees, which is super expensive, guys. So it makes sense. It makes sense कि आप अपनी EMI की अमाउंट बढ़ाइए। बट अभी अगर ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जहां पर आप अपनी EMI की अमाउंट नहीं बढ़ा पा रहे हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं ना उसको ज़रा फाइन ट्यूनिंग कीजिए। देखिए कि आप कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं कर रहे जो आपको बहुत लो रिटर्न्स दे रहे हैं। हाँ, कोई अगर ऐसी ट्रेडिशनल पॉलिसी में आपने इन्वेस्टमेंट किए या आपने कोई ऐसी बैंक आरडी ओपन किए जहाँ पर आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, वक्त आ गया है कि आप उन सारे सेविंग्स को अपनी EMI की तरफ डाइवर्ट कर लो। बिकॉज जहाँ पर आपको इंटरेस्ट 4 या 5% आ रहा है तो यहाँ पर आप देखो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट कितना जा रहा है। सो इट मेक सेंस कि आप अपनी सेविंग्स को इस डायरेक्शन में डाइवर्ट करो। ऑलराइट गाइस, सो बिफोर आई एंड माय वीडियो मैं एक और सोल्यूशन यहाँ पे देना चाहूँगा। देखिए अब क्योंकि हम ये इंटरेस्ट रेट फ्लक्स पे आ गए हैं जहाँ पर आप नोटिस करेंगे अलग अलग लेंडर्स की अब अलग अलग रेट रहेगी। सो उस सिनेरियो में आपको ज़रा बराबर से रिसर्च करके ये देखना है कि जो रेट आज आप पे कर रहे हो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने के बाद, लेट्स से जो भी आप रेट पे कर रहे हो, क्या आप उस लोन को या उस रेट को किसी दूसरे लेंडर के पास मतलब हम कहते हैं उसको BT, बैलेंस ट्रांसफ़र, अगर आप बैलेंस ट्रांसफ़र करते हो तो क्या आपको कोई फ़ायदा होगा? तो मान के चलते हैं आप लेट्स से एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप 7% का लोन भर रहे हो और दूसरा लेंडर आपको 6.8% का रेट ऑफर कर रहा है, तो क्या लगता है आपको स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इन माई ओपिनियन आपको स्विच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों, मैं बताता हूँ। देखिए आप जब स्विच करते हो ना तो देर इज़ लॉट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व इनटू इट, देर इज़ लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व इनटू इट। तो इंश्योर अगर आप स्विच कर रहे हो तो 50 पैसे मतलब 0.5% या उससे ज़्यादा का अगर डिफरेंस आ रहा है ना तो ही स्विच करना, अदरवाइज कंटिन्यू वेयर यू आर, because you need to understand this that there is a lot of formalities involved, there is a processing fee also involved into it, राइट। जहाँ पे आप ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ पे उस लेंडर को भी आपको एक सर्टेन फी पे करना पड़ेगा ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। सो इट मेक सेंस कि अगर 50 बिप्स से मतलब 0.5% से ज़्यादा का अगर आपको रेट गैप मिल रहा है तो इट इज़ अ गुड डील फॉर यू, अदरवाइज डोंट स्विच। ऑलराइट, सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपको कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेकर तो कमेंट में मुझे नीचे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जवाब दूं। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ अगर ये जो भी कंटेंट मैंने शेयर किया वैल्यूबल लगा है तो इसको शेयर करने से आप बिल्कुल मत कतराएं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, राइट। सो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए हर वक्त की तरह मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए। अपना बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दिस इज धीरज फ्रॉम हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।